ऊंचाइयां, बुलंदियां, JF-17 थंडर, TS फैंटास्टिक, हवाओं के मुहाफिज हमारे पासबान, एयरफोर्स पाकिस्तान। जश्न आज़ादी स्पेशल। फहमीदा की डायरी में आज है जश्न आज़ादी स्पेशल और मेरे साथ मौजूद हैं स्पेशल गेस्ट एयर वाइस मार्शल रिटायर्ड आबिद राव। अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम सलाम। सर सबसे पहले आपको आज़ादी मुबारक। और सर ये बताइए कि आज़ादी क्या है? देखिए, आज़ादी का मफ़हूम आपने पूछना है तो आप फ़लस्तीनियों से पूछें, कश्मीरियों से पूछें, या वो हर जगह जैसे अफ़गानिस्तान है वहाँ पे आज़ादी के नाम पे 1979 से अब तक गैर मुल्की हुकूमतें वहाँ बैठी हैं और जिनका रिज़ल्ट ये है कि मुल्क में बेतहाशा तबाही हुई है। 40 लाख महाजरीन पाकिस्तान आए हुए हैं, बाकी जो वहाँ पे रह रहे हैं वो भी कोई सुकून में नहीं है। इसलिए आज़ादी का ये उस चीज़ की तरह है कि जो हो तो उसकी हम कदर नहीं करते, ना हो तो फिर वो तकलीफ़ और टॉर्चर के अलावा कुछ नहीं। ठीक है सर, आज़ादी की जो है वो हम कदर नहीं करते हैं और इस आज़ादी हमें के लिए उतनी कदर हम नहीं करते जितनी हमें करनी चाहिए। जी। और सर इस आज़ादी के लिए जो पाकिस्तान एयरफोर्स का सफ़र है उसके बारे में आप कुछ बताइए। देखिए, पाकिस्तान एयरफोर्स खुशकिस्मती से उन इदारों में है जिसने आज़ादी बरकरार रखने के लिए बहुत कुर्बानियाँ दी हैं, बहुत तैयारी की है और इसको अपना एक बहुत अहम फ़र्ज़ समझ के निभाया है। और अगर आप सन 47 से अब तक का ये तकरीबन 72 साल का सफ़र देख लें तो एयरफोर्स बड़ी आजमाइशों से गुज़री है और एयरफोर्स ने जो कुछ किया उसमें इस कौम ने बड़ी कुर्बानियाँ दी हैं, अपना पेट काट के एयरफोर्स के ख़र्चे बर्दाश्त किए हैं, क्योंकि एयरफोर्स एक बहुत महंगी सर्विस है। मतलब अब मिलियंस ऑफ डॉलर्स के, बल्कि सैकड़ों मिलियंस ऑफ डॉलर्स में जहाज़ आते हैं और वो फिर दुश्मन की रास्ते में रुकावट बनते हैं। तो इसलिए इस कौम का भी बहुत बड़ा हाथ है एयरफोर्स को इस हालत में मेंटेन करने में। अच्छा सर, ये बताइए कि पाकिस्तान की दिफाई सलाहियतों के बारे में आप क्या कहेंगे कि जो है वो दुश्मन जो है हमारा 3 गुना बड़ा दुश्मन वो जो है वो पाकिस्तान से इतना डरता है और मतलब सिर्फ धमकियां ही पाकिस्तान को देता है, इस पे क्या कहना चाहेंगे? देखिए, हम बहुत से ऐसे मराहिल से गुज़रे हैं जब आपकी सलाहियत आजमाई गई है और दुश्मन ने आपको हर मकाम पे टेस्ट किया है कि आप में क्या सलाहियत है, क्या नहीं है। सिवाय सन 71 के जिसमें हमारा मुल्क टूट गया था, बाकी हर आजमाइश में हमारी दिफाई सर्विसेज जो है वो पूरा उतरी हैं। दुश्मन को अंदाज़ा है उसकी। अगर आप हिस्ट्री देखें ना तो सन 47 में जब हम आज़ाद हुए तो हमारे हिस्से का पैसा नहीं हमें मिला ताकि इकनॉमिकली आपको चोक कर दें और आप मतलब जो है ना उस प्रेशर में दोबारा। वल्लभ भाई पटेल ये कहा करते थे कि 6 महीने में पाकिस्तानी वापस आएंगे कि जी हमें दोबारा हिंदुस्तान में आप शामिल कर लें। तो उसने उस वक्त इस नीयत से पैसे हमारे दबाए जिसमें महात्मा गांधी ने फिर वो रोज़ा भी रखा कि जब तक पाकिस्तान को पैसे नहीं दोगे, वो जिसे मरण व्रत कहते हैं, फास्ट अंटिल डेथ, उस पर उनको गोली भी मार दी गई कि ये पाकिस्तान की हिमायत में इतना बोल रहे हैं। आपका जो मिलिट्री इक्विपमेंट डिवाइड होना था वो नहीं हमें अपना हिस्सा मिला और उसकी वजह बेसिकली उनकी ये थी चूँकि कश्मीर पे उन्होंने कब्ज़ा करना था, वो नहीं चाहते थे पाकिस्तान को रिएक्ट करे। तो उसमें बस आधा कश्मीर उनके पास गया, कुछ हिस्सा हमें मिल गया और वहाँ से ये उनकी जो ख्वाहिश थी कि पाकिस्तान किसी तरह उनके पाँव पकड़े और दोबारा वापस जाने की रिक्वेस्ट करे, वो आज तक जो है ना हिंदुत्व की सूरत में, बीजेपी की सूरत में वो पाकिस्तान को नेस्तो नाबूद करने में अपना एक नेशनल ऑब्जेक्टिव समझते हैं। तो ये अनफॉर्चुनेट है कि दो पड़ोसी मुल्क में आज तक कहीं सही मानों में लास्टिंग पीस नहीं हुआ। अच्छा सर, ये जो आप कह रहे हैं कि पाकिस्तान की जो है दुश्मन ने हमेशा दिफाई सलाहियतों को आजमाया है और पाकिस्तान जो है, पाकिस्तान का जो दिफाई इदारे हैं वो हमेशा जो है वो हर मुश्किल वक्त में इस आजमाइशों पे पूरे उतरे। तो सर ज़रा आप ये मुझे बता दें कि आजकल राफेल के बड़े चर्चे हो रहे हैं और जो है हमारे पास भी JF-17 थंडर है, तो सर ज़रा इसके बारे में बताइएगा। देखिए, राफेल कोई पहली दफ़ा ऐसा कोई जहाज़ नहीं आया इंडिया में
ये एक किस्म का जो है ना, इसे आप वो टॉम एंड जेरी वाला वो कर लें कि एक कदम आप उठाते हैं, एक कदम वो उठाते हैं, एक्शन कौन लेता है, रिएक्शन कौन देता है। इसलिए JF-17 और इसका मुकाबला एयरक्राफ्ट टू एयरक्राफ्ट करना मुनासिब नहीं है। देखिए, जहाज़ कभी अकेला नहीं लड़ता, जहाज़ के साथ सपोर्ट सिस्टम्स होते हैं। फिर एक दूसरे का, जैसे 65 वॉर में भी बाज़ एरियाज़ में हमारी एयरफोर्स सुपीरियर थी। हमारे पास स्टार फाइटर था, उनके पास सुपरसोनिक जहाज़ था लेकिन इस्तेमाल नहीं किया उन्होंने। MiG-21 आ गए थे उधर 2 साल से, लेकिन वो ऑपरेशनलाइज नहीं हुए थे। हमारे पास एयर टू एयर मिसाइल था, उनके पास नहीं था। ये हमारी सुपीरियरिटी थी। उनके पास जहाज़ वैसे सुपीरियर थे कि और तादाद में ज़्यादा थे। हंटर जो था वो कागज़ों पे हमारे सेबर से ज़्यादा सुपीरियर था, ज़्यादा वेपन लोड लेके जाता था, लेकिन गलत इस्तेमाल पे और ट्रेनिंग का बहुत बड़ा हाथ था। हमारे पास जो लोग थे वो माहिर थे F-86 के, तो उन्होंने उस जहाज़ को इतना अच्छा इस्तेमाल किया कि हर मकाम पे हंटर को शिकस्त दी, नेट को शिकस्त दी, उनके बिस्टियर थे, सुपर बिस्टियर थे, उन सब को पाकिस्तान एयरफोर्स ने गिराया। तो इसलिए राफेल भी जब आएगा ना, तो इसमें जो सपोर्ट सिस्टम्स होंगे कि आपके पास इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर वाला कितना है, वो किस तरह इसको इस्तेमाल करते हैं, वो बहुत मैटर करेगा। जहाज़ तो उनके पास Su-30 भी है जो मतलब अपने थे ही बहुत ज़बरदस्त है। उसको 22 साल हो गए इंडिया में ऑपरेट करते हुए, लेकिन अभी तक हिंदुस्तान ने उसका फुल पोटेंशियल मेरे ख़्याल में पूरा इस्तेमाल नहीं किया। और अगर आप 27 फरवरी का गुज़िश्ता बरस का देखें तो उसमें भी जो Su-30 गिरा है वो गलत इस्तेमाल के बायस गिरा है। और बाकी जो हमने और पैकेज किया था कि उनके रेडार को जैम किया, उनके कम्युनिकेशन को जैम किया, तो आइंदा भी ओवरऑल पैकेज में आप किस तरह अपने स्ट्राइक पैकेज को, एयर डिफेंस पैकेज को मैनेज करते हैं। और ये सेकंड्स की बात होती है। आपको सेकंड्स की एडवांटेज मिली, आपने मुझे गिरा दिया, मुझे मिली, मैंने आपको गिरा दिया। तो उसमें बाज़ औक़ात कम सलाहियत वाला जहाज़ भी बेहतर वाले को गिरा लेता है। इज़राइल एयरफोर्स जो है वो ना सिर्फ अच्छे जहाज़ है उनके पास उसको इस्तेमाल करने के तरीके भी दुनिया के बेहतरीन हैं। इसलिए आज तक वो सन 67 की लड़ाई से लेके अब तक उन्होंने ऐसा दबा के रखा हुआ है सारे अरब कंट्रीज़ को कि इनके पास अच्छे भी जहाज़ थे तो फिर भी वो जीत जाते थे। तो इसलिए राफेल का आना, और ये आएंगे, इनके पास 36 जहाज़ आएंगे अगले साल के एंड तक, 2 साल जहाज़ को ऑपरेशनलाइज होने में, जहाज़ के सारे वेपन्स पे, पायलट्स को ट्रेन करने में, फिर आपने अपने टेक्नीशियंस को ट्रेन करना है, फिर क्या सर्विसबिलिटी मेंटेन करते हैं, तो उस पे बहुत डिपेंड करेगा इंडियन एयरफोर्स को कितना इसका फ़ायदा होता है। हमारे यहाँ फॉर्चुनेटली सिस्टम्स ऐसे अच्छे बने हैं, ट्रेनिंग डॉक्ट्रिन हमारी बहुत बेहतर है। हम मतलब पायलट्स को शुरू ही से, पहले दिन से ये ट्रेन करते हैं कि आपने एक तो अपने से 3 गुना दुश्मन को लड़ना है जो आपसे बड़ा है, और आपने सर्वाइवल की जंग लड़नी है, क्योंकि आपने न सिर्फ ख़ुद को बचाना है बल्कि उसको मारना है। इसलिए इसकी ट्रेनिंग डॉक्ट्रिन फ़र्क है। तीसरा हमारा ये है कि जहाँ इंडिया की बात आती है तो हमारे लिए ये सर्वाइवल का मसला है कि अगर हम ये जंग ना जीते तो हम ख़त्म हो जाएंगे, फिर तो मतलब क्या मुल्क रहेगा। हिंदुस्तान 1971 के नशे से अभी तक नहीं निकला। वो नहीं समझते, 2 चीज़ें बड़ी ज़रूरी होती हैं समझने की, कि कोई गुज़िश्ता जंग जो है ना वो उसके लेसन्स अगली जंग पे लागू नहीं होते एज सच। आप पिछली जंग जीत के, उसमें हमारा पॉलिटिकल फेलियर था, हमारा डिसीजन टू गो टू वॉर गलत था, हमने जिस तरह बंगालियों को हैंडल किया वो गलत था, याह्या खान जैसा आदमी यहाँ पे था जो नशे में धुत रहता था। तो इसलिए ये सारे फैक्टर्स हमारे ख़िलाफ़ थे और उसका उन्होंने फ़ायदा उठाया, जो मतलब दुनिया में लोग उठाते हैं, और एक दूसरे की कमज़ोरी पे ही सारे फ़ायदे गेन किए जाते। तो अब अगली जो जंग होगी उसमें मुझे पक्का यकीन है ऐसा नहीं होगा। हमारी आर्म फोर्सेस, ख़ास तौर पे एयर फोर्स आपकी बहुत वेल ट्रेंड है, और इसी डॉक्ट्रिन पे हम चल रहे हैं कि आपने आउटनंबर्ड लड़ना है। उसके पास अददी बर्तरी भी है, क्वालिटेटिव जहाज़ भी अगर उसके पास ज़्यादा हैं, लेकिन हमने इस तरह एग्रेसिवली जंग लड़नी है कि हम शुरू के 1 हफ़्ते में ही कोशिश करेंगे कि उसकी एयरफोर्स की कमर तोड़ दें हम, बहुत एग्रेसिवली जंग करके। तो जंगों के पहले 3-4 दिन हमारे जैसे मुल्कों के उसमें बड़े इंपॉर्टेंट होते हैं। वो डायरेक्शन तय करते हैं कि जी आपकी एग्रेशन कितनी कम करनी है, आपके डिफेंसिव मोड में डाल देना है आपको,
जो हमने सितंबर 65 में किया था कि 3-4 दिनों में उनकी ऐसी कमर तोड़ी थी कि उनके सारे ऑफेंसिव प्लान्स जो है ना फेल हो गए थे। वो फिर डिफेंसिव मोड में चले गए थे, और डिफेंसिव मोड में कोई एयरफोर्स हो वो कुछ नहीं बिगाड़ सकती है आपका। एयरफोर्स तो एक ऑफेंसिव वेपन है। इसी तरह आपकी जो आर्मी है इस वक्त, वो माशाल्लाह बड़ी बैटल हार्डन्ड है। 2005 से वो लोग जिस तरह टेररिस्ट को डील किया है, जिस तरह फाटा एरिया में उन्होंने ऑपरेशन किए हैं, उससे वो खौफ जो है ना वो हमारे आर्मी के उसमें से निकल गया है। कोई दुश्मन आपके लिए ऐसा नहीं है जिसको आप मार ना सके। ये ट्राइबल एरियाज़ की जंग, अफ़गान टेररिस्ट की जंग जो थी पाकिस्तान में, ये बहुत टफ़ जंग थी, क्योंकि ये बड़े हार्डन्ड वॉरियर्स थे। इनके पास ट्रेनिंग थी, इनको सारे एंटी पाकिस्तान एलिमेंट की दुनिया भर से सपोर्ट हासिल थी, इनके पास पैसे की, वेपन्स की कोई कमी नहीं थी, और ये बड़ा इरेगुलर एक एनिमी था। इसको ढूंढ ढूंढ के मारने में एयरफोर्स का बड़ा अहम रोल रहा है। इनके ठिकाने जो ये जो हमने रद्दुल फसाद स्टार्ट किया था 2016 के बाद, उसमें तकरीबन 90% इनके जो ठिकाने और इनके जो टेररिस्ट थे उनको एयरफोर्स ने मारा है। अल्लाह का शुक्र है, बग़ैर किसी नुकसान के हमने कोई कोलेटरल डैमेज नहीं होने दिया, एयरफोर्स का अपना नुकसान नहीं हुआ। तो इंडिया को इस चीज़ का एहसास हो गया है कि ये आर्मी भी बहुत बैटल हार्डन्ड है, और एयरफोर्स भी। हमने जो स्पेशल ऑपरेशंस किए हैं कोऑर्डिनेटेड थे कि इनकी आप वो बाज़ बड़े अच्छे हमने ऑपरेशंस किए हैं कि एक एक इनके हाइड आउट पे इनको भागने नहीं दिया, कि एक जगह से निकले हैं फिर इनको दोबारा वहाँ पे वो स्ट्राइक्स की हैं, जिन्हें इंडिया सर्जिकल स्ट्राइक्स कहते हैं। वो एक्चुअली पाकिस्तान एयरफोर्स ने बहुत की हैं इनमें। तो इसलिए राफ़ेल से घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है। हम उसका मुकाबला अपने सिस्टम्स डेवलप करके, हमारे पास बड़े केबल जहाज़ हैं। देखिए, सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ जो होती है एरियल वॉरफेयर में, वो आपकी टारगेटिंग फ़िलासफ़ी होती है कि आप शुरू में किन टारगेट्स को पहले डिस्ट्रॉय करते हैं जिससे उनके ऑपरेशंस डिस्टर्ब हों, फिर आप किस सीक्वेंस में करते हैं। तो ये एक बड़ी एक वेल डिफाइंड साइंस बन गई है, और ये हर एयरफोर्स का अपना एक मैकेनिज़्म है कि अगर अफ़गानिस्तान से लड़ेंगे तो हमारी और टारगेटिंग फ़िलासफ़ी है, अगर हम इंडिया से लड़ेंगे और है। ये फॉर्चुनेटली हमारा वास्ता भी ऐसे वाक़यात से रहा है जिसमें ये चीज़ रिफ़ाइन होती गई है। तो इसलिए राफ़ेल के आने से कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। उनकी एयरफोर्स इस वक्त एज़ ऑफ टुडे जितने बुरे हालत में है, इतने पिछले 70 साल में कभी नहीं थी। 450 जहाज़ उन्होंने रिटायर किए हैं। मिग 21 टाइप, मिग 23 रिटायर हो गया है, जैगुआर अपने आखिरी मराहिल में है। तो ले देंगे वो जो उनके हाईटेक हैं, जिनमें सू-30 है, मिराज 2000 है, और ये राफ़ेल अब आ जाएगा। इसकी वो अददी बर्तरी ख़त्म हो जाती है। अच्छा, जहाज़ अच्छा वो होता है जिससे दुश्मन को तकलीफ़ हो। अब मिग 21 है जैसे, वो सिर्फ एयर डिफेंस का जहाज़ है उनके पास इतने ज़्यादा तादाद में, लेकिन वो सरहद से पार आके सरगोदा, शोरकोट, कराची पे अटैक नहीं कर सकता। उसके पास फ्यूल नहीं है, रेंज नहीं है उसके पास, और रेंज हो तो उसके पास वो नहीं है, वेपन्स नहीं है। यही हाल उसके उन मिग 29 का है। ये बस लोकल है कि 150-200 किलोमीटर तक अपनी बेस से ये एयर डिफेंस के जहाज़ है। डिफेंस पे आप 100 दफ़ा रहें, मतलब उससे हमारा क्या नुकसान होगा, ये तो जब हम जाएंगे उधर फिर देखी जाएगी। लेकिन जहाज़ वो है जिससे बम्बई में भी ब्लैकआउट हो, बेंगलोर में भी हो, अगर आपके पास ऐसे जहाज़ हैं तो उस लिहाज से राफ़ेल के आने से इक्वेशन में बेहतरी आई है इंडिया के हिसाब से। लेकिन जैसे कहते हैं ना फैसला कुन बेहतरी, मैं उसको नहीं समझता। सर, ये बताइए कि पाकिस्तान में जो जमहूरी सफ़र है उसको आप किस तरह देखते हैं, और जो अब जो नया पाकिस्तान है और जो पुराना पाकिस्तान था, और जो एक नए पाकिस्तान से बड़ी उम्मीदें हैं, यूथ को बहुत उम्मीदें हैं, इमरान खान से बहुत उम्मीदें हैं, और कहा जाता है कि इमरान खान को एक बहुत पीछे से जो सपोर्ट है जो कि बाकी जमहूरी हुकूमतों को नहीं मिली है, इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, ये तो आपने मुझे कहा है कि आप पिछले 72 साल की जो है ना तारीख़, मैं इस सवाल के जवाब में दोहराऊँ तो भी कम पड़ेगी। देखिए, जमहूरी सफ़र हमारा जो था वो इसलिए आई विल से ख़राब रहा कि आपके पास कोई पॉलिटिकल पार्टी नहीं थी पार्टीशन के टाइम पे। कायद-ए-आज़म अकेले थे, उनको पॉलिटिकल सपोर्ट नहीं थी। जो मुस्लिम लीग बनी सन 47 के टाइम पे,
उसमें कौन लोग थे? उसमें ज़्यादातर यूनियनिस्ट पार्टी के लोग थे, और ये वो लोग थे जिन्हें मजबूरन मुस्लिम लीग को ज्वाइन करना पड़ा कि अब पाकिस्तान तो बन के रहेगा, तो आपने एग्जिस्टेंस अगर अपनी रखनी है पॉलिटिकल, तो बहुत से गलत एलिमेंट जो मुस्लिम लीग के टू बिगिन विद, अब ये मेरा ज़ाती ओपिनियन है, बहुत से लोग ना एग्री करें, मैं मुस्लिम लीग को पॉलिटिकल पार्टी कभी समझा ही नहीं मैंने। 1906 में जब ये बनी थी, 100 साल 114 साल हो गया अब इसको, ये हमेशा मफाद परस्तों का टोला रहा है, और ये गलत क्रेडिट लेती है कि इन्होंने पाकिस्तान बनाया है। पाकिस्तान बना तो इस पार्टी, मतलब ये एक प्रोमिनेंट वो थी, और उसका सबूत ये है कि देखें जब कायद आज़म की डेथ हुई है उसके बाद से आप देख लें वो टर्मोइल है, कोई सिस्टम नहीं था कि किस तरीके से आप अगला आदमी चुनेंगे, क्या नहीं करेंगे। पॉलिटिकल फेलियर है हाँ, पाकिस्तान। तो मतलब लियाकत अली ख़ान तक चलें फिर भी कुछ ठीक था, लेकिन फिर उसके बाद जो इलेक्शंस हुए, इनफैक्ट लियाकत अली ख़ान की ज़िंदगी में जो हुए, उसमें वो पंजाब में, मैं ये जो वर्ड एक बाद में भी इस्तेमाल हुआ कि झुर्रू फिर गया था, मुमताज़ दौलताना साहब का नाम आया, उधर KPK में खान अब्दुल कयूम खान थे, जिनका रोल कोई ज़्यादा मतलब अच्छा वो नहीं है, उन्होंने अपनी उसके लिए तो खैर 1953 तक ईस्ट पाकिस्तान से मुस्लिम लीग वाइप आउट हो गई थी, एक सीट नहीं थी के पास। अच्छा, यहाँ वेस्ट पाकिस्तान में सिस्टम इतना कमज़ोर था कि गवर्नर जनरल साहब जो ब्यूरोक्रेट बने, ग़ुलाम मोहम्मद ख़ान, पैरालाइज आदमी था, लेकिन उसने पावर सीज़ की, उसको देखा देखी फिर अयूब खान ने 58 में मार्शल लॉ लगाया। पहले मार्शल लॉ जो पहला लगा ना, उसने आपके पॉलिटिकल सिस्टम की जड़ें उस वक्त काट दी थी। अयूब खान का जो एब्डो था, इलेक्ट्रल बॉडी डिस्क्वालिफिकेशन ऑर्डिनेंस, उसने सारी पॉलिटिकल एक्टिविटी आपकी बंद कर दी। तो जो और पार्टियां जन्म लेनी थी, जिनकी बाकायदा कोई ग्रूमिंग होती कि कोई यंगस्टर शुरू में ज्वाइन करता कि जी मैंने इस पार्टी में राइज़ करना है, मैं पॉलिटिकल वर्कर हूँ, वो उससे ख़त्म हो गया। अच्छा, अयूब खान जब आया उसने भी एक मुस्लिम लीग बनाई, कन्वेंशन, वो भी मुस्लिम लीग काउंसिल, मुस्लिम लीग कन्वेंशन, और मुस्लिम लीग का नाम हर पार्टी ने रखा बिकॉज इसमें आम आदमी को बेवकूफ़ बनाने के लिए बहुत एलिमेंट था कि ये वो पार्टी जिसने पाकिस्तान बनाया। नवाज शरीफ आज तक यूज़ करता है ये वर्ड कि हम तो उस पार्टी के वो हैं जिन्होंने पाकिस्तान, हालांकि ये पाकिस्तान तोड़ने वाले हैं, तोड़ने से मुराद है डैमेज करने वाले, पाकिस्तान बनाने वाले नहीं है। ये बादशाहतें इन्होंने बनाई हैं उसके बाद में। तो अयूब खान ने वो बनाई, भुट्टो साहब के दौर में 3 मुस्लिम लीग थी। दौलताना मुस्लिम लीग उसने तोड़ दी कि दौलताना को हाई कमिश्नर बना के इंग्लैंड भेज दिया, पार्टी ख़त्म हो गई बिकॉज इट वॉज वन मैन पार्टी। खान अब्दुल कयूम खान को अपनी गवर्नमेंट में बुला के वज़ीर दाखिला बना दिया, उसकी ख़त्म कर दी। वो जो अयूब खान ने बनाई थी वो वैसे ख़त्म हो गई। भुट्टो के दौर में कोई मुस्लिम लीग नहीं थी। फिर ज़ियाउल हक आया, उसने नॉन पार्टी इलेक्शन लेके फिर मुस्लिम लीग बना दी, जुनेजो साहब का उसका प्राइम मिनिस्टर बना दिया। जुनेजो साहब की छुट्टी होते ही वो ख़त्म हो गई। ये सिंगल मैन पार्टी होती है, और बाकी लोग जो होते हैं ना वो आज चूँकि ये रूलिंग पार्टी इसमें शामिल हो गए, कल उसमें से हट के किसी और में चले गए। तो मुस्लिम लीग ये तमाशा करती रही। फिर जब बाद में ये आए अपना परवेज़ मुशर्रफ साहब, इन्होंने फिर एक मुस्लिम लीग बनाई और उसको काफ का नाम दे दिया। इन्होंने सीट उसको नहीं दी, टिकट ज़ियाउल हक के बेटे को, उसने मुस्लिम लीग जेड बना ली। तो आज अगर आप देखें मुस्लिम लीग जेड भी है, अवामी मुस्लिम लीग भी एक है, एक ये शेख रशीद अकेले उसके MNA हैं, एक जनाब काफ लीग है वो चौधरी बिरादरान के नाम पे अभी तक चल रही है, और एक नून लीग है। उसमें से नून अगर आप नवाज शरीफ का हटा दें, वेयर इज़ मुस्लिम लीग। तो कहने का मकसद ये पॉलिटिकल पार्टीज़ को ये ख़राब करने में आपकी फ़ौजी हुकूमतों का बहुत बड़ा रोल है। आपके पास नज़रियाती पार्टियाँ सिर्फ 2 रही हैं, एक जमात इस्लामी, एक पीपल्स पार्टी। पीपल्स पार्टी स्टार्ट एक नज़रिए पे हुई थी, लेकिन अनफॉर्चुनेटली भुट्टो साहब खुद उसमें सीरियस नहीं थे, ना वो सोशलिज़म में बिलीव करते थे, ना वो ये इस्लामी सोशलिज़म का नाम दिया था उन्होंने जमहूरियत को, ये इसको अपनी इकॉनमी को, और जमहूरियत में भी वो ही वॉज मोर ऑफ ए डिक्टेटर दैन डेमोक्रेसी लविंग पर्सन। अच्छा, वही लेगेसी कैरी की, मतलब उनकी फांसी के बाद पहले मोहतरमा नुसरत भुट्टो बनी पार्टी चेयरमैन, फिर ये बेनज़ीर, उनके नाम पे जरदारी साहब, और अब उनके बिलावल, मतलब ये को ख़ानदानी पार्टी है। नज़रिया क्या है इसका कि भाई बादशाहत है, उस फैमिली में जो पैदा होगा वो आपका रूलर है। इधर अल्ताफ़ हुसैन बना या क्रिएट किया गया, वो फाशिस्ट था।
वो ही वॉज मोर ऑफ ए टेररिस्ट दैन ए पोलिटिकल लीडर। उसने गलत नज़रिए को मतलब इंग्लैंड में जाके उसने वो एक्सेप्ट कर ली अपनी कौमियत। यहाँ आज तक पाकिस्तानी नहीं बना, यहाँ पैदा हुआ वो लेकिन पाकिस्तानी नहीं, वो अपने आप को महाजर कहलाना पसंद करते हैं। ये क्यों नहीं मतलब गैर मुल्कों में जाके क्यों नहीं महाजर बन के रहते? बिकॉज यहाँ महाजर बन के फ़ायदा है इनको। इन्होंने लोगों का इस्तेसाल किया, कराची के अवाम को कत्ल किया, कराची के अवाम के सारे ये भत्ताखोरी का कल्चर आया, बोरी बंद लाशों का कल्चर आया। तो ये पॉलिटिकल पार्टीज़ जो है ना हमारी, ये सिर्फ नाम की है, मलाइन करती रही है। नहीं, ये नाम की पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं, इनका पॉलिटिकल रोल कोई नहीं है। कल आपके मेयर पेश हुए थे, उनको कहा कि भाई आपने क्या किया, आप अगर आपके इख्तियार नहीं, आप छोड़ दें इसको। अख्तियार कहने लगे मेरे इस्तीफ़ा देने से क्या ये कराची के मसाइल ठीक हो जाएंगे? भाई आपकी जो इदारे म्यूनसिपल कॉरपोरेशन के इतने हैं वो नाले साफ़ नहीं कर सकते, आपकी जो पॉलिटिकल गवर्नमेंट है वो नहीं कर सकती, आप फ़ौज को उतने ही पैसे दे के, मतलब 3 एजेंसीज़ को आप पे कर रहे हैं वो नाला साफ़ करने के लिए। अगर फ़ौज ने ही काम कर रहे हैं तो इन सब की छुट्टी क्यों नहीं हो जाती? तो कहने का मकसद ये पॉलिटिकल पावर लोगों ने रखी है अयाशी के लिए, चोरी के लिए। अवाम की खिदमत का जो एलिमेंट होता है ना पॉलिटिकल लाइफ में, वो मिसिंग है। इसीलिए आपके पॉलिटिकल सिस्टम, अवाम कह दिए बेचारे, मतलब ये बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम शुरू हुआ तो इन्होंने लोगों के शनाख्ती कार्ड रखे हुए हैं, सारे वोट पीपल्स पार्टी को जाने, उनको पता ही नहीं वो किसको वोट कर रहे हैं। यहाँ कराची में वोट जबरन MQM का होता था। मतलब मुझे याद है, मतलब मेरा वोट यहाँ पे है, DHA मेरी बीवी का नाम, वो पता नहीं किधर नॉर्थ कराची में कहीं पे है, और वो हर साल डलता है। तो कहने को तो ये जमहूरी प्रोसेस है, लेकिन ये जमहूरी प्रोसेस नहीं है। तो ये आपकी एक ट्रेजेडी है। अयूब खान एक बात तो तज़हीक में कहा करते थे, लेकिन वो बात वैसे सही है कि इस अवाम में शऊर नहीं है सियासी। अच्छा, इससे आप डिसएग्री कर सकती हैं कि इंडिया में कोई तालीम ऐसी बेहतर नहीं है, लेकिन उनके भी अवाम जो है ना वो गुर्बत से इतने नीचे हैं कि वो पाकिस्तान की आबादी से ज़्यादा है, लेकिन उधर एक पॉलिटिकल सेंस है, वो वोट देते हैं, और वोट कोई डिलीवर ना करे मतलब पॉलिटिकल पार्टी तो वो बदल भी देते हैं। तो ये इन मुल्कों में जमहूरियत जो है ना वो मजाक के तौर पे है, लोग इसको सीरियस नहीं लेते। आज की हुकूमत में भी आप देखें मिनिस्टर्स इतने बैठे हैं जो नवाज शरीफ के साथ भी रहे हैं, जो पीपल्स पार्टी में भी रहे हैं, जो मुशर्रफ के साथ भी रहे हैं, आज इमरान खान के साथ बैठे हुए हैं। नए पाकिस्तान में जो पॉजिटिव चीज़ें हैं, कमिंग टू द लास्ट पॉइंट ऑफ योर क्वेश्चन, देखिए इमरान खान इस रॉटन सिस्टम की पैदावार नहीं है, ये सबसे बड़ी उम्मीद है। फिर ये इसका ना कोई बड़ा इस मुल्क का पहले वो था, ना इसने अपने बच्चों को नॉमिनेट किया कि मेरे बाद ये होगा। तो ये वो पार्टी है जिसमें अपेरेंटली इस वक्त तक जो है ना वो ख़ानदानीपन या विरासत वाली हुकूमत नहीं है। दूसरी जो मैंने आपको बात की थी वो पार्टी थी जमात इस्लामी। जमात इस्लामी के जो थे ना, इनके प्लस पॉइंट तो ये थे कि ये एक नज़रियाती पार्टी थी। फिर इसमें हर दफ़ा कोई नया बंदा आता है, वो KPK से भी आ चुका है, सिंध से भी आ चुके हैं, पंजाब से भी आ चुके हैं, इनके जो अमीर होते हैं, इलेक्शंस होते हैं इनके। लेकिन फिर ये है कि ये लोग डिलीवर नहीं कर सकते। मतलब सिर्फ ये कह देना कि जी पाकिस्तान का जमहूरी निज़ाम, आज मज़हबी जमातें जितनी भी हैं ये सेक्टेरियन जमातें हैं, इनके पीछे सिर्फ उस सेक्ट के लोग हैं। ये जो आपका इत्तेहाद बैनुल मुस्लिमीन है, इसमें जब ये मौलाना साहिबान बैठे होते हैं, इनकी पगड़ी बताती है किस फ़िरके के, किस फ़िका से बिलोंग करते हैं, तो इनकी फॉलोइंग वो है। ये नेशनल पार्टीज़ नहीं है। इनके लिए अगेन मैं तो एक स्टूडेंट ऑफ हिस्ट्री के उस पर कह रहा हूँ कि इनको आप कहें कि अगर आपने सियासत में हिस्सा लेना है ना, आप ये मज़हब का नाम छोड़ दें, आप सेक्टेरियन एक्टिविटी छोड़ दें, आप कौम की बात करें, और कौम की ये बात नहीं करते। एंड मतलब एक दौर में आई डोंट नो आज कितनी है, मेरे ख्याल 2008 के इलेक्शन में 38 इस्लामी पार्टियां रजिस्टर्ड थी इलेक्शन कमीशन के पास, और सब कहते थे हम शरीयत लागू करेंगे। हमारी शरीयतें 38 तो नहीं है। तो इसलिए बाज़ मुल्कों ने कह दिया कि जी मज़हब का नाम सियासत में इस्तेमाल नहीं होगा। अगर आपने सियासत करनी है, आप सियासी पार्टी बनाएं, अपना प्रोग्राम बेचें और लोगों को इनवाइट करें आप। अच्छा सर, ये बताइए कि पाकिस्तान का जो डिफेंस है उसका क्या वे फॉरवर्ड आप देखते हैं? देखिए, अल्लामा इकबाल ने 2-3 चीज़ें 100 साल पहले कही थी। एक तो ये था कि है जुर्म ज़ईफ़ी की सज़ा मर्ग मफाजात, ठीक।
और इसका पहला मिसरा था कि तकदीर के काजी का ये फतवा है अज़ल से, है जुर्म ज़ईफ़ी की सज़ा मर्ग मफाजात। दूसरा उन्होंने कहा कि आ तुझको बताऊँ मैं तकदीर उमम क्या है, शमशीर व सना अव्वल ताउस व रुबाब आखिर। अगर आपने जंग अवॉइड करनी है, अपनी आज़ादी कायम रखनी है, तो आपको कभी भी अपने दिफा से गाफिल नहीं होना होगा। आप एग्रेसिव और अलाइम ना रखें कि आपने हिंदुस्तान को फ़तेह करना है या काबुल में झंडा अपना लहराना है, नहीं। लेकिन इस मुल्क को इतना स्ट्रॉन्ग होना चाहिए कि कोई मैली नज़र से ना देखे। वो अल्लाह का शुक्र है अभी तक हम वहाँ तक आ गए हैं। अब ये सबसे मुश्किल सवाल होता है किसी भी मुल्क के लिए, किसी हुकूमत के लिए, कि वो दिफा में और बाकी मुल्क की तरक्की में एक बैलेंस कैसे कायम करे। क्योंकि दिफा के बारे में ही कहा जाता है कि कोई कभी भी गारंटी से नहीं कह सकता कि इतना दिफा मेरा काफ़ी है। ठीक है, ये एक ऑन गोइंग प्रोसेस है। हर गवर्नमेंट जो 5 साल के लिए आती है उसको नए चैलेंजेस होते हैं। हमारा सन 47 से अब तक जो सारा दिफा का रहा है ना ओरिएंटेशन, वो इंडिया रहा है, इंडिया स्पेसिफिक रहा है। इंडिया ने जब न्यूक्लियर एक्सप्लोजन किया, उसके जवाब में हमें भी करना पड़ा, बिकॉज़ हम नहीं चाहते कि कभी हिंदुस्तान को ये गलत फहमी हो कि आज ये बहुत कमज़ोर हो गए हैं तो आज इन पे हमला कर दिया जाए। तो आइंदा जो है अच्छा, फिर इस मुश्किल सफ़र में हमने इंडिजनाइजेशन बहुत की है। पिछली दफ़ा जब मैंने आपको बताया कि सन 65 में हम पे बड़ी सैंक्शंस थी, और वो 15 साल हमारी एयरफोर्स के लिए बहुत सख्त है, बिकॉज एयरफोर्स और नेवी ये 2 सर्विसेज हैं जो टेक्नोलॉजी इंटेंसिव है। इनमें लेटेस्ट टेक्नोलॉजी आपके पास ना हो, आपके 150 बेकार किस्म के जहाज़ हों, 100 शिप्स हो, वो जंग में काम नहीं आएंगे। तो टेक्नोलॉजी जब आप पे सैंक्शंस लगी हैं तो फिर आपको अपने हाथ पांव मारने पड़े और आपने जो है ना इंडिजनाइज किया। फिर चाइनीज़ ने आपको बड़ा इनकरेज किया कि आप ये हर नट बोल्ट बाहर से मंगाते हैं, इसकी ज़रूरत नहीं है, आप क्यों नहीं मुल्क में बनाते। तो मजबूरी में हमने ये किया, और अल्लाह का शुक्र है कि उन हालात में इस कौम ने बहुत अच्छा रिस्पॉन्ड किया। उसमें आपने मतलब फैक्ट्रीज़ बनाई। अब आर्मी के अपने इक्विपमेंट की फैक्ट्रीज़ हैं, HIT है, फिर ये जो आपकी वाह में ऑर्डिनेंस फैक्ट्रीज़ हैं वो अपना ज़्यादातर असला ख़ुद बनाती हैं। एयरफोर्स ने बहुत इस पर की है। आपकी जो कामरा में सारी HR फैक्ट्रीज़ लगी हुई है, वहीं JF-17 भी बनता है, वहाँ मशाक भी बनता है, वहाँ आपके मिराज ओवरऑल होते हैं, F-16 ओवरऑल होते हैं आपके, मतलब सारी टेक्निकल बेस वहाँ आपकी बनी है। तो ये बड़ा सही सिमत में इक़दाम थे हमारी हुकूमतों ने जो लिए। तो उस हिसाब से आपको लेटेस्ट टेक्नोलॉजी की तो रहेगी ज़रूरत, कि जैसे F-16 मतलब जो आपके पास 1983 में आया है, तो वो इस खित्ते का बेहतरीन जहाज़ था। उस वक्त चाइनीज़ आपसे टेक्नोलॉजी में पीछे थे। चाइनीज़ को जो हमने बहुत कुछ हेल्प की है, मतलब स्टेल्थ टेक्नोलॉजी तक बनाने में पाकिस्तान एयरफोर्स ने चाइना को इनके साथ कोऑपरेट किया। हमारे पास था नहीं, लेकिन हमारे पास नॉलेज था, हमारे इंजीनियर्स गए हैं, उन्होंने इनको बताया। फिर हमारे जो एयरफोर्स के एयर कॉम्बैट के तरीके, एयरफोर्स एम्प्लॉयमेंट जो थी जंग में, वो हमने चाइनीज़ को सिखाई है। बिकॉज़ उनके यहाँ 1949 के रेवोल्यूशन के बाद जहाज़ तो बनते थे, बट उनको किस सीक्वेंस में इस्तेमाल करना है, किस मिक्स में इस्तेमाल करना है, वो नहीं था। ये है कि आपके पास जैसे मसाले सारे मौजूद हों, लेकिन आपके पास रेसिपी कोई ना हो, तो वो बेकार है। लेकिन कोई आपको उन्हीं आपके मसालों से बता दे कि आप ये कर लें तो ये 10 तरह के खाने बन जाएंगे। तो पाकिस्तान एयरफोर्स ने इन 70 सालों में, और 70 क्या 65 के बाद से चाइनीज़ की बहुत हेल्प की है। उन्होंने फिर उनके पास चूँकि इंफ्रास्ट्रक्चर था, तो उन्होंने हमारे आइडियाज़ पे ये JF-17 बनाया है। J-20 में हमारी कंट्रीब्यूशन है, J-10 में हमारी कंट्रीब्यूशन है। उनको हमने इंजन बनाने का वो बताया है कि जी अच्छा जहाज़ का इंजन क्या होता है। तो उस हिसाब से पाकिस्तान माशाल्लाह अब अपने पाँव पे खड़ा है। जैसे मैंने कहा कि एयरफोर्स और नेवी ये बड़ी महंगी सर्विसेज हैं। जहाज़ खड़ा भी हो, आई मीन आप ये देख लें कि अब ये जैसे यूरोफाइटर टाइप नया जहाज़ है कोई, या ये अमेरिका के जो बड़े जहाज़ हैं, जो खैर अवेलेबिलिटी तो उनकी नहीं है पाकिस्तान के लिए, लेकिन वो $100 मिलियन से महंगे हैं जहाज़ एक। तो $100 मिलियन को अगर आप करें, कितने अस्पताल बनेंगे, कितने स्कूल बनेंगे, कितनी सड़कें बनेंगी, तो फिर एक आम आदमी हक बजाने पे कहने में कि भाई
एक जहाज़ कम ख़रीदो या आप 50 अस्पताल बनाओ सूबे में या मुल्क में, आप अपने बच्चों को तालीम दो, पीने का साफ़ पानी दो। तो बड़ी अच्छी मतलब ये खुशाइंद बात है कि ये इमरान खान की हुकूमत की तरजीहात में ये चीज़ें भी शामिल हैं। हिंदुस्तान की कोशिश ये है कि जब से इमरान खान आए हैं उसको सरहद पे, उसको डिफेंस के ख़र्चे पे इतना ज़्यादा इन्वॉल्व करो कि वो इन चीज़ों पे तवज्जो ना दे। तो ये एक कांस्टेंट बैटल है। ये आपने मतलब जिस तरह अपना घर मैनेज करते हैं इस तरह मुल्क मैनेज करना भी एक मुश्किल आर्ट है। और वो खुशकिस्मत लोग होते हैं जो ये बैलेंस सही मेंटेन करते हैं कि प्रायोरिटाइज़ करें कि क्या ख़र्चा मैंने इधर करना है, क्या मैंने उधर करना। तो सर फिर पाकिस्तानी तो चाय जो है वो सबको पिलाते हैं और जो है चाय पाकिस्तान की बहुत मशहूर है, तो फिर हम उम्मीद रखते हैं कि पाकिस्तान की चाय हमेशा फैंटास्टिक रहेगी। देखें, मैं सबसे पहले तो अल्लाह का शुक्र अदा करूँगा कि 27 फरवरी गुज़िश्ता बरस उसने हमें सुरखरू किया और एक ही दिन में, बल्कि एक वो 30 मिनट का वक्फ़ा था जिसमें हिंदुस्तानियों का गुरूर मिट्टी में मिला दिया था। और उस दिन के बाद इंडियंस को हिम्मत नहीं हुई कि वो बॉर्डर क्रॉस करें या करने का सोचें। वो धमकियाँ ज़रूर देते हैं बिकॉज़ वो उनके पॉलिटिकल कल्चर का एक वो है। और ये हिंदुस्तानियों की बदकिस्मती है। मैं तो इंडियन चैनल्स पे तकरीबन 7-8 साल इनके साथ इंगेज रहा। मैं उन्हें ये कहता था कि मुझे बड़ी खुशी होती है कि तुम्हारे इतने बड़े मुल्क में छोटे दिमाग वाले लीडर्स हैं जिनके हवास में पाकिस्तान छाया हुआ है। अब उनकी पार्लियामेंट में डिबेट होती है कि तुम हर चीज़ पे पाकिस्तान को क्यों घसीटते हो। ISI उनका टारगेट है। इंडिया में तो बल्कि जोक था कि अगर दिल्ली की बस में किसी लड़की को कोई छेड़ दे तो वो उसके पीछे ISI का हाथ देखते हैं। तो ये उनके हवास पे छाए हुए हैं। अल्लाह करे ये छाए रहें और उनको ये चीज़ अपने तई वो एडमिट करते हैं कि उनके साथ जो हुआ वो उनकी। देखिए, जो आप नारे लगाते हैं ना, आपके पास उसके लिए सपोर्टिव जो है ना एलिमेंट्स होने चाहिए। उसने कहा पाकिस्तान को हम ख़त्म कर देंगे, लेकिन वो जो उसका पॉलिटिकल बयानिया है मोदी का, उसकी आर्म फोर्सेस कैरी नहीं कर सकती। तो वो फिर जब भी उनको मैच करेंगे ना, उनकी आर्म फोर्सेस को शर्मिंदगी होगी। अभी पिछले बरस में 1100 खुदकुशियाँ हुई हैं इंडियन आर्मी में। कोई कहता है वो अपने हालात से तंग थे, कोई कहता था वो बॉर्डर पे नहीं जाना चाहते, पाकिस्तानियों से जंग नहीं करना चाहते। किसी ने उनको डराया कि पाकिस्तानी तुम्हारे गले काटेंगे, तो उन्होंने कहा ख़ुदकुशी करना बेहतर है बनिस्बत वहाँ गला कटवाने के। अब वो चीनियों ने उनको यही दिखा दिया। तो अब एक आम पब्लिक जो है इंडिया की, वो यही सोचती है कि क्या वाकई हमारी आर्म फोर्सेस इतनी बुरी हैं कि ना पाकिस्तान को फेस कर सकते ना चाइना को, चे जाए कि दोनों मुल्कों को इकट्ठा डील करें। जो उनके चीफ ये जो बिपिन रावत हैं, ये हमेशा कहते हैं कि जी हम तैयार हैं 2 फ्रंट वॉर के लिए। तो वो मेरा नहीं ख्याल। अल्लाह करे पाकिस्तान अपनी इस अज़्म में कामयाब रहे कि अल्लाह आपको मदद करे और आप सुरखरू हों उस पर। सर आपका बहुत बहुत शुक्रिया। इस उम्मीद के साथ ये प्रोग्राम आज का ख़त्म करते हैं कि पाकिस्तान की चाय हमेशा ही फैंटास्टिक हमेशा रहेगी इंशाल्लाह। फ़हमीदा की डायरी में आज था जश्न आज़ादी स्पेशल। मुलाकात होगी आपसे एक नए मेहमान, नए इशू के साथ, सिर्फ़ और सिर्फ ज़िंदगी यूट्यूब पर।